हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। बच्चों, हमने इसके पहले थॉमसन यानी जे थॉमसन, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बढ़िया बारीकी से एक ही लेक्चर में कराया है। हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, या आप किसी भी टॉपिक को यदि सर्च करना चाहते हैं सर्च करें और शिव कोचिंग क्लासेस लिख दें, आपको पूरा का पूरा टॉपिक अवेलेबल है यूट्यूब पे। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, तो आपको यदि नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। ठीक है, 9685299149। जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। बोर ने अपने मॉडल में परमाणु के बारे में क्या क्या स्थिति व्यक्त की। बच्चों, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने समझा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में उसकी कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया बच्चों 1913 में, बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया 1913 में, पहले जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने तो बता दिया था कि भाई हमारे पास एक परमाणु जो है वो एक गोलाकार होता है और इसमें द्रव्यमान और धनावेश हर जगह वितरित रहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जिस प्रकार से आपका एक तरबूज में गूदे के भाग में दाने या बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। ये किसने बता दिया था? ये बताए थे भाई साहब हमारे थॉमसन साहब ने। इसके बाद हमारे रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा नहीं है, जो धनावेश है वो किसी परमाणु के नाभिक में, द्रव्यमान जो है नाभिक में, उन्होंने ये बता दिया था कि जो हमारा धनावेश है और जो द्रव्यमान है, और यहाँ पर जो नाभिक है इसी में आपका धनावेश स्थायी रूप से विद्यमान है। यानी उन्होंने आकलन कर दिया था केंद्र भाग जो है ठोस है, जहाँ पर धनावेश है ना विद्यमान है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमारे बोर साहब ने आए। बोर साहब ने बताया कि जो यदि आपका परमाणु है, तो परमाणु का जो धनावेश है ना, और द्रव्यमान जो है बच्चों, वो नाभिक पर केंद्रित रहता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश, ठीक है, और द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से गति नहीं करते, कहीं भी नहीं घूमते रहते, बल्कि एक संभव कक्षा में, एक विशिष्ट कक्षा में घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में घूमते रहें। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। वृत्त के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है, जिन्हें कक्षा कहा गया। इन्हीं के मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा गया। ठीक है बच्चों, मतलब उन्होंने ये, जैसे रदरफोर्ड साहब ने ये नहीं बता पाए थे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बल्कि उन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर किसी भी संभव दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन बोर साहब आए, बोले धनावेश और द्रव्यमान नाभिक के केंद्र में और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, एक निश्चित यानी विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब गति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वृत्तमार्ग में गति करते हुए क्या करें, इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वो उत्सर्जन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, भाई रदरफोर्ड की यही तो कमियां थी। उन्होंने कहा घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी और नाभिक के पास जाकर गिर जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये गति कर रहा है, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अभी ये कूलाम आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कूलाम आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये नाभिक पे आकर गिर जाएगा। यही तो रदरफोर्ड की कमियां थी, यही तो दोष था। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए बोर साहब ने कहा कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, जैसे आपका पहले बच्चों पहला कक्षा n हो गया है ना, या कि आप इसको k दर्शा दो, k है, फिर दूसरा k l है, ठीक है, फिर तीसरा आपका m है बच्चों, फिर जो चौथा कक्षा होगा, चौथा कक्षा जो होगा वो आपका n होगा। तो ये नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा गया, ये बोर साहब ने बताया। तो पहले अभिग्रहित में उन्होंने बताया कि समस्त द्रव्यमान और धनावेश नाभिक के केंद्र में है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी संभव कक्षाओं में नहीं बल्कि विशिष्ट कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं तो इनसे जो है बच्चों उत्सर्जन नहीं होता, मतलब किसी प्रकार से स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यदि स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो फिर उससे ऊर्जा नहीं निकलता है। ठीक है। दूसरा चीज ये बताया कि जो नाभिक के चारों ओर ये जो स्थायी कक्षा है बच्चों, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ है जिसे कक्षा कहा गया, जिनकी कोणीय संवेग, ठीक है, h/2 का गुणज होता है बच्चों। कोणीय संवेग जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे mvr से भी दर्शाते हैं, इसका जो मान है वो h/2 का गुणज होता है। h/2 का पूर्ण गुणज होता है। n बराबर हो गया यहाँ पर NH/2 बराबर mvr, जहाँ n बराबर हो सकता है पहला कक्षा, है ना, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। ये है बच्चों दूसरा सिद्धांत। तीसरे नंबर में आप लोग कह सकते हो, हालांकि 3 को ही 4 5 आप बना सकते हो, बुकों में अलग अलग रहता है। एक ही बुक में पूरा एक ही मॉडल में पूरा प्रस्तुत कर देता है, कुछ में 3 4 दे देता है, कुछ में 4 5 दे देता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब ये जो सूत्र है बच्चों, इसे बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं। ये जो आपका mvr बराबर ये निकल कर आया, ये बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वांटमीकरण प्रतिबंध बोला जाता है। लास्ट में उन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आ रहा है, तब बच्चों यहाँ से एक ऊर्जा निकलती है, फोटान निकलता है, hν के बराबर होता है, जो ये बताता है कि अधिक एनर्जी में से कम वाले एनर्जी में जो डिफरेंस है वही इसमें ऊर्जा का लॉस है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन है। कुछ समझ में आया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में आता है या संक्रमण करता है तो इसमें फोटान उत्सर्जित होते हैं, जिसका मान hν के बराबर होता है, जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। मतलब पहले कितना था और बाद में कितना उसके पास ऊर्जा है, उसके अंतर के बराबर होता है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लो क्या क्या लिखना है। पहला नंबर बच्चों, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेश के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, बल्कि विशिष्ट कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है। और घूमते समय कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। स्थायी कक्षा वो कक्षा होगा जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। मतलब स्थायी कक्षा हम उसे कहेंगे जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है बच्चों। और स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय होता है जब वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। कहने का मतलब जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। दोनों कंडीशन तो हो सकता है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर की ओर आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, लेकिन जब निम्न से उच्च पे जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। दोनों कंडीशन तो होता है ना बच्चों, तो ये दोनों चीज आपको समझना जरूरी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बोर ने क्या बताया? द्रव्यमान और धनावेश नाभिक में केंद्रित रहता है ना। इलेक्ट्रॉन किसी संभव कक्षा में न घूमते हुए बल्कि विशिष्ट कक्षा में घूमता है। घूमते समय किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है ना। और जो नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ है उसे स्थायी कक्षा कहा गया। स्थायी कक्षा वही होगा जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यानी कुल मिलाकर जैसे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है तो hν के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होता है बच्चों, जो कि अंतर यानी कक्षाओं में जो ऊर्जा उसके अंतर के बराबर होता है। ठीक है। यही था आपका बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन ये जो बोर का परमाणु मॉडल है बच्चों, आगे चलकर थोड़ा इनमें बहुत कुछ कमियां पाई गई। बोर के परमाणु मॉडल में देखा गया कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड था, यानी पूरा बढ़िया था कि इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम, द्विआयनित हीलियम आदि के लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। यानी इस मॉडल से यदि हम स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं तो केवल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है
उसी का स्पेक्ट्रम व्याख्या हो पाता है। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है, तो पता चलता है प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। जब आप आगे स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर लेंगे, चिंता ना करें, सारा चीज़ हम बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो भी टॉपिक है बच्चों एक भी मिस नहीं होने पाएगा। तो जब हम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कई सारे रेखाओं से मिलकर बना रहता है, लेकिन बोर के मॉडल के आधार पर उन्होंने प्रस्तुति नहीं किया तो व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ न्यूनतम होती है। इस मॉडल द्वारा व्याख्या नहीं होता है। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल द्वारा प्राप्त रेडबर्ग नियतांक का मान भी, है ना, प्रायोगिक मान से सदैव भिन्न होता है। तो ये इसमें कुछ कमियां थी। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, और ये सारा चीज़ नोट्स में रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।